आइकॉन। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। रिकॉर्डिंग। ओके भाई, कैसे हो? हाँ, मजा आ रहा है जिंदगी का। गुड इवनिंग आरती। तुम लोग के पक्का जिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो कि तुम्हारे आईपीएससी नेम कुछ और हो तो कमेंट में अपना नाम भी लिख दिया करो, ठीक है? हेलो कुणाल, बोलो भाई, क्या हो गया? तो WPS है, उससे क्वेश्चन में डाउट था सैटरडे कब आता है भैया? मैम, शायद कल है। डाउट ना, अभी ये चैप्टर ओके भी मैम। जल्दी से खत्म हो जाएगा, वैसे सही रह रहा है। ओके, आज हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। आज मेरे को पता नहीं, को बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, बस बस आज के बाद बिल्कुल पीरियोडिक टेबल आपको देख, एकदम खुश रहो आप तो। बाकी पूजा की हुई, आज मिटा नहीं है, मैं डेली करके आती हूँ। हो रखा है, मैं सुबह सुबह की पूजा की हुई हूँ, आज वो मिटा ही नहीं। ओके भाई, क्या हालचाल सब लोग, स्टार्ट किया जाए क्या? आज हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, है ना? लैटिस एनर्जी के बारे में किसी को कोई कुछ भी पता है तो बता दे मुझे। हाँ। बस यही खुशी हमें चाहिए, कुछ नहीं पता है। हम पहले पढ़ी थी मैम। ओके, XD XD। अब तो एक स्टाइलिश एक्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है। बस खत्म, जहां तक एक्स का साथ था खत्म बात, अब आगे जरूर। मैम चलो, बस करो आगे चैप्टर। हाँ ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, लिखो। वन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है? जब भी लैटिस एनर्जी की हम बात करेंगे या किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है? जब भी किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन की। जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन की बात होती है तो तभी होता है, इसी शर्त पे ही होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है ना? यस मैम। तो इन केस ऑफ लैटिस की जब हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि रिलीज्ड एनर्जी, मतलब ये एनर्जेटिक टर्म है, इसमें हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सेकेंड थिंग, व्हेन वन मोल ऑफ कैटायन एंड वन मोल ऑफ एनायन कंबाइन फॉर्म वन ऑफ आयोनिक या आयनिक कंपाउंड, ठीक है? क्या होता है, वन मोल ऑफ केटायन और वन मोल ऑफ एनायन आपस में रिएक्ट करके अगर आयोनिक कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, ऑब्वियसली वन वन मोल अगर रिएक्ट हो रहा है तो वन मोल ही आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिलीज्ड हुई है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। इसका मतलब लैटिस एनर्जी के केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, है ना? अब याद रखना एक बात, ये बात मैं अभी बता रही हूँ आपको, आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो क्लियर होगा। जब मैं एनर्जी बोलती हूँ तो वो एनर्जी है। सेकेंड थिंग इज एंथैल्पी, एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस होता है। जब मैं एच लिख रही हूँ तो मतलब मैं एंथैल्पी की बात कर रही हूँ, जब मैं एनर्जी बोल रही हूँ तो मैं ई की बात कर रही हूँ, ई की बात, ई फॉर एनर्जी, एच फॉर एंथैल्पी, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं, अभी लोड नहीं लेना है हमें कि कैसा चल रहा है, एनर्जी एंथैल्पी एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो जब हम पहुंचेंगे उधर थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। बोला ना, मत लो लोड, फिर तुम्हें तुम्हें फिर तुम्हें यूजफुल वर्क सीखना पड़ेगा, यूजफुल वर्क क्या होता है, यूजलेस वर्क क्या होता है, तो इसलिए याद रख लेंगे। नहीं नहीं याद करना ही नहीं है। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब भी मैं इन डेल्टा एच कहीं भी लिख रही हूँ तो इट मीन्स मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी, और अगर ई लिख रही हूँ तो एनर्जी, एनर्जी और एंथैल्पी अलग अलग होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है? इधर आओ, हमें क्या करना है, वन मोल ऑफ केटायन और वन मोल ऑफ एनायन अगर कंबाइन होके वन मोल ऑफ आयनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऐसे केस में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। समझ में आया टर्म? कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, द केटायन एंड एनायन शुड बी इन देयर गैसियस,
इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि केटायन और एनायन इस केस में भी गैसियस फॉर्म में जाके कंबाइन होना चाहिए, तब तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम कहते हैं, हाँ, उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, और जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं जो होता है उसके पीछे रीजन, हाँ, और जो होता है उसके पीछे रीजन होता है। गोपी किशन, कोई दिक्कत आ रही भैया? कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया? केटायन पता है, मान लो कोई कंपाउंड है ए के ऊपर, सॉरी एटम है ए जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, इट मींस इट्स अ केटायन। आपने इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट्स बीन लाइक अराउंड 20 डेज तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 20 डेज हो गए, जिनके नहीं हुए हैं उनके भी 10-15 दिन तो हो ही गए, सबके 15 दिन तो हो ही गए हैं। आपको ये बात याद होगी, बहुत बार मैं कुछ बोल के सॉरी बोलती हूँ, वो क्यों बोलती है? जैसे मैंने बोल दिया कि ए कोई कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम, तो आपको कंपाउंड, एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल, इन सब में जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। तो जितनी बार मैं बोलूँ कि सॉरी नॉट कंपाउंड बट एटम, तो आप समझो कि कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है। मैंने कंपाउंड क्यों नहीं कहा, है ना? अब मैंने कंपाउंड यहाँ पे क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं कंपाउंड कहूंगी तो फिर ये हम केटायन की बात नहीं करेंगे, मतलब लैटिस एनर्जी के लिए केटायन की बात नहीं करेंगे, ठीक है? एक एटम है ए प्लस, जब आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो भाई एलिमेंट मतलब एलिमेंट है, हम तो एक एटम लेके केटायन बनाएंगे ना, एलिमेंट लेके थोड़े केटायन बनाएंगे हैं। तो मैंने एक कोई सिंपली एटम ले लिया भैया, नाम नहीं बताया अभी आपको, है ना? और दूसरा एटम मान लो बी है जिसपे माइनस चार्ज एनायन, अगर हमने 1 मोल ऑफ ए लिया है और 1 मोल ऑफ बी लिया है, ठीक है? अब आपको वन मोल का मतलब पता है ना गोपी किशन? यस और नो? सब लोग बताओ, जिसको पता है थम्स अप, नहीं पता है तो थम्स डाउन बता दूं मैं। हमारा बचपन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बीत गया, हमारा तो अभी आया नहीं ढंग से। तो इससे बनता क्या है, एक कंपाउंड बनेगा ए बी, ठीक है? ये भी 1 मोल ही बनेगा। ऐसे केस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू होगी पॉजिटिव, नेगेटिव रिलीज होने पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी, हाँ नेगेटिव होता है भैया। एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, पीछे हमने जो भी लिखा है अभी देख लेंगे, पर नेगेटिव ही डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा एच है या फिर जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। डाल रहा है एक्सोथर्मिक ही होगा ना? क्लियर है? डेल्टा एच निगेटिव होता है, इतनी देर से तुम लोगों को ध्यान नहीं आया? ठीक है, कि आप सही बताओगे। धन्यवाद। एक बार पढ़ना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, भरोसा है, बहुत अच्छी बात खुद से, इसीलिए तो मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि कभी मेरे से गलती हो जाए तो आप मेरे को करेक्ट कर पाओ। हमारे पे तुम्हारे शब्दों के बाण नहीं चलेंगे बेटा, 23 साल हो गए यही करते करते। चलो इधर आओ। अरे ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? लैटिस एनर्जी को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? क्यू नॉट से। इन जनरल, अगर हम जनरली लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो लैटिस एनर्जी इट मींस यू नॉट विल बी इक्वल्स टू के, जो कि एक कांस्टेंट है, Q1 लाइक QC, मतलब केटायन पे कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई QA, एनायन पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई RA, मतलब एनायन का रेडियस प्लस R एनायन केटायन का रेडियस। ठीक है भैया? अब ये कुछ उसी तरह से नहीं हो गया जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R, है ना? तो ये अगर हम R कब पढ़ा था? अरे फिजिक्स में है भाई यहाँ पे नहीं है, फिजिक्स में होता ना दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो F होता है ना, ये तो फोर्स है,
अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U विल बी इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन ना, ऐसा ही होता है। Q निगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग है ना, एनर्जी लॉस होती है, पास आते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, इसलिए U निगेटिव, इजंट इट? It is. मतलब गर्ल्स एवरीवन देखिए लड़ने लग जाती है मेरे से, मैम कह कैसे दिया आपने। सर देखो ये है फॉर्मूला। सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ भी केटायन और एनायन चार्ज है, तो चार्ज के बीच में लगने वाला हमने एनर्जी या चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स से हमने एनर्जी जो है कैलकुलेट, दैट एनर्जी विल बी के, दैट इज अ कांस्टेंट QC इंटू QA, मतलब QC मतलब केटायन पे कितना चार्ज है, QA मतलब एनायन पे कितना चार्ज है, और ये डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड, इज दैट क्लियर? अच्छी बात है। अब इस लैटिस एनर्जी को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, अगर हम यहाँ से पढ़ें तो लैटिस एनर्जी को क्या क्या, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। पहली चीज है कि अगर मान लो केटायन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, वो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, उसका नाम ही कांस्टेंट। तो अगर हम केटायन पे चार्ज की बात करें तो केटायन पे चार्ज अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा। एनायन पे चार्ज अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी करेगा। अगर इनके डिस्टेंस बढ़े, चार जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़े केटायन और एनायन की, तो करेगा। है ना, क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम आयन जो है वो गैसियस लिखा है, क्लोरीन आयन जो है वो मतलब क्लोराइड आयन वो गैसियस लिखा है। और मजे की बात यह है कि अगर आप सोडियम आयन जो है ना, सोडियम और क्लोरीन को ऐसे ही यूं ही रिएक्शन करवाओगे सॉलिड और गैस फॉर्म में, कुछ नहीं करवा रहे हो, इसका चार्ज नहीं बनवा रहे हो, इसका सॉलिड और लिक्विड नहीं, मतलब सॉलिड से गैस में नहीं कन्वर्ट करवा रहे हो, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, सोडियम से, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, पर हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, उसको कहते हैं उसको। अब हम लैटिस एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, हम ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे के क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देगा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि MgF2, क्या दिया, MgF2, Mg2, Mg3N2, या फिर हमें दे दिया क्लोरीन नाइट्रोजन चाहिए, तो ये भी रहना चाहिए MgO, ये तीन तरह के हमें कंपाउंड दे दिए गए, और मुझे बताना है ये तो A है, ये B है, एंड दिस वन इज C। मुझे बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? सबसे यस प्रेक्षा, इज देयर एनी डाउट बच्चे? ठीक, कोई बात नहीं। देखो मैम समझ नहीं आया, क्या अभी आपने पूछा या पहले का डाउट है? ओके, इधर देखो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो ये क्या होना चाहिए? एवरीवन ट्राई करोगे? ट्राई करोगे क्या? मैम करूँ ट्राई? अरे भाई तो क्या चाहते हो? मैम सबसे पहले सी आएगा, पहले शी आएगा, बी और सी। यहाँ पे Mg पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे भी Mg पे +2 का चार्ज, यहाँ पे भी Mg पे +2 का, और जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो सिमिलर चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इजंट इट? आगे देखो, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। हमने क्या सीखा था, इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी U0 विल बी इक्वल्स टू K QA मल्टीप्लाइड बाई QC डिवाइडेड बाई RA प्लस RC,
इजंट इट? Yes, ma'am. ओके, तो इसका मतलब अगर इनमें से कुछ खास जो, अच्छा जब हम बात करते हैं कि सेम पीरियड के अंदर, तो हम आर ए आर सी को कंसिडर नहीं करते, जबकि हमें पता है कि इन तीनों के केस में जो n+3 का n-3 है वो सबसे बड़ा है, फिर O2 माइनस है, सॉरी O2 माइनस है, और फिर F माइनस है। तो हमें एक तरह से उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम, मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि n3 माइनस का जो लैटिस एनर्जी वो सबसे कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, कह सकते हैं भैया। बट अगर हम चार्जेस के अकॉर्डिंग कहेंगे तो वी कैन से, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। देखो पहले ये तो चार्ज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उस पे उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कहने जाएंगे तो हम कहेंगे कि n3 माइनस का सबसे छोटा, क्योंकि सबसे बड़ी साइज है तो सबसे छोटा हो जाएगा वो लैटिस एनर्जी, सबसे छोटी साइज, और सबसे छोटी साइज इसलिए सबसे बड़ी light। क्या हुआ अकॉर्डिंग टू चार्ज, नहीं डिस्टेंस या आर ए लाइन की रेडियस। बट एक बात सोचो, जनरल सी बात है, जो चार्ज है वो एक से डायरेक्ट डबल हुआ है, पर क्या डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्ट हाफ छोटा होगा? थोड़ा थोड़ा छोटा होगा, है ना। डिस्टेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके घटेगा, और चार्जेस डायरेक्ट 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो ऐसे तो डिस्टेंस घट नहीं रहा, इसका मतलब डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इस पे होगा, बी पे। P पे, then C पे, A। देयर एनी डाउट No, ma'am. एवरीवन? अगर आ गया तो हैंड थम्स अप करो। अरे तुम लोग 16 कैसे रह गए आज भाई, बाकी लोग? डरा आ रहे हो? ना 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 ना, हम तो जाएंगे जब महाकाल का भंडारा होगा। बहुत गए भाई, बताते हैं अभी तुम्हें भंडारे का इंसिडेंट। भाई तब तुम्हारे अच्छे भंडारे होते ही नहीं है इसका, चलो। अरे सीधे, अरे गड़बड़ा गया भाई, माफ कर दोगे कि जिंदा हमको नरक जाना पड़ेगा, और नहीं भी करोगे तो कुछ कर नहीं लोगे, चलो। माफ कर दिया। अरे भैया चलो आ जाओ इधर। अब इधर देखो, चार्जेस की अगर हम बात करें तो लिथियम पे +1 और क्लोरीन पे -1, विजिबल है कि नहीं? Yes, ma'am. सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, है ना। पे +1, पोटेशियम पे -1, +1 -1। इसका मतलब चार्जेस का कोई इम्पैक्ट तो सब में सेम है, तो कोई इम्पैक्ट की बात ही नहीं आई। अच्छा अगर हम साइज की बात करें तो लिथियम सबसे छोटा, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, फिर आएगा रुबीडियम, और उसके बाद आएगा सी। ये तो बात हमने करी क्या लिख रखा है साइज की। तो मैम क्लोरीन का क्या होगा? अरे क्लोरीन तो सब में सेम है, सेम चीजों को तो हम नेग्लेक्ट करते हैं कंपैरिजन के। कहाँ भैया, CS है भैया, सी। मत समझा करो, ज्यादा बातें तुम्हें समझ नहीं, समझो जितना तुम समझ सकते हो। इधर देखो, अब हमें पता है साइज का ट्रेंड ये है, चार्ज पे डिपेंड करेगा नहीं, क्लोरीन के साइज और चार्ज पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि सब में सेम है। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो हम सेम फैक्ट्स को हटा देते हैं, है ना। अब हमें पता है कि अगर साइज घटेगी, मतलब साइज जिसकी छोटी होगी
उसके लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, बढ़ेगी। है ना, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इट मीन्स लिथियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर आएगा सोडियम क्लोराइड, हाँ जी भैया, पोटेशियम, फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांसियम, गुड बॉय, यस, हाँ गुड गर्ल्स, खुश हो। चलो आगे, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, के एफ, के शेयर, के बी आर एंड के आई। अब हमें क्या पता है, देखो पोटेशियम पे +1, क्लोरीन पे -1, +1 -1, +1 +1, कोई चार्ज पे डिपेंडेंस होगा क्या? अब चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं। और अगेन हम बात करेंगे साइज की, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी, और आयोडीन की साइज सबसे, और साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी लैटिस एनर्जी उतना, और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो मतलब सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी, ये ट्रेंड है लैटिस एनर्जी। हैंड राइटिंग के लिए कुछ नहीं कहा करेगा, बहुत यहाँ आके लिखो तो लिखा नहीं जाता इतना, लैटिस एनर्जी, और ये ट्रेंड था साइज। बैक आओ, अगेन अगेन सेम ट्रेंड देख लो, छोटी साइज तो बड़ा ज्यादा लैटिस एनर्जी, उससे बड़ी साइज, उससे बड़ी साइज, तो अकॉर्डिंगली लैटिस एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, इसके आगे मैंने पोटेशियम के बाद रुबिडियम और सीजियम का नाइट्रेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा कंपाउंड है और तीन तीन बड़े कंपाउंड आएंगे तो वो रिएक्शन मतलब कि एक रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपल्सन की वजह से स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, तो इन बातों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है सबके पीछे रीजन है, जरूरी नहीं हर बार हम बता ही दें। ये वाला एग्जाम्पल आपने देख लिया, लास्ट वाला एग्जाम्पल ये आपने देख ही लिया। अच्छा, कैन नॉट बी कैलकुलेटर, बात मस्त मस्त बात सिखा। अगर हम एक पीरियड की बात करते है ना, एक पीरियड की बात करते तो हमें पता है साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। बट अगर हम उनके चार्जेस पे जाएं तो 1 2 3 4 मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, चार्जेस इंक्रीजेस। अब आप समझ रहे हो कौन से चार्ज की बात मैं कर रही हूँ, वो मल्टीप्लाई होके बढ़ता है, क्या कहेंगे उसको, अरे जो कहे, ठीक है, पता है आपको, चार्जेस इंक्रीज होता है। पूरी इंग्लिश अपनी ढूंढ ली, मेरे को कोई शब्द नहीं मिला जो भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, आपको पता है चार्जेस एक से सीधे दो मतलब ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम ऐसे हो रही है, तो इसमें चार्जेस यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, और साइज को हम नेग्लेजिबल मान लेंगे, साइज का इफेक्ट नेग्लेजिबल मान, चार्ज डोमिनेट करने का मतलब है चार्ज का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। क्लियर है? नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर अगेन चार्ज तो सेम रहता है, चार्ज तो नहीं बढ़ेगा ना, पोटेशियम पे जितना है उतना ही रुबिडियम पे होता है, चार्ज सेम होता है बट साइज बढ़ती है, चार्ज सेम पर साइज होती है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लो क्या डोमिनेट करेगा, साइज ही डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली, इजंट इट बच्चे? गुड बॉयज। चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे डिफिनेशन है, फटाफट रट्टा मार के खत्म करो इसको, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? चलो एक एक से बोलते दिया पहले, हाँ दिया आप बोलो, क्या सिखाऊं मैं, क्या सिखाऊं? एक पढ़ रहा कोई नहीं, हाँ बोलो बोलो, पढ़ो आयु, तुम पढ़ो, हाँ मुस्कान पढ़ो, आयु कौन है फिर?
सर वो कहाँ है फिर, आई नहीं आज? तो मैम क्यों? उसका हेल्थ हाँ बैठा, मार मार के बैठाया करो क्लास में, हेल्थ से क्या होता है। चलो चलो चलो, पढ़ो पढ़ो। उसकी आंखें दर्द हो रही तो कोई बात नहीं, कान से सुन लेती। हैं but she when the product when the product is formed from its constituent and present in waste and state the रुको physical रुको रुको state of रुको, the substance. दीदी रुक जाओ। हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इट इज चेंज इन एंथैल्पी, मतलब कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ है। एंथैल्पी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है, दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट। हम क्या बात कर रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है, बढ़े घटे हमसे नहीं मतलब, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके या कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट से मिलके, ठीक है, ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ऐसे केस में जो उसके रिएक्टेंट्स है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, एट जनरल मतलब रूम टेम्परेचर पे, एनवायरमेंटल प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, जो कोई भी कंपाउंड जिस स्टेट में होती है, मतलब इस रूम टेम्परेचर और एनवायरमेंटल स्टेट में अगर क्लोरीन की बात करें तो वो गैस होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम की तो वो सॉलिड होता है, आयरन की बात करें तो वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन की बात करें तो वो लिक्विड होता है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अपने जनरल स्टेट पे या फिर नॉर्मल स्टेट पे कोई भी कंपाउंड किस फॉर्म में है या किस स्टेट में, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो भी कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि ये जनरल कंडीशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वही उसी को रूम टेम्परेचर कहते हैं ना, ऑल दिस थिंग, ठीक है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो गैस है, ब्रोमीन और मर्क्यूरी की बात करें लिक्विड है, या फिर फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो सॉलिड है। यही सारी चीजें इसे कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। फटाफट फटाफट मैं ही क्लियर करवाती हूँ। हीट ऑफ सब्लिमेशन की फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट पहले इसको स्क्रीनशॉट लो फिर पीछे करेंगे। हो गया, फिर पीछे क्या था, चलो शॉट लो भाई, तुम लिखते नहीं हो नोट्स। चलो आ गया। ओके, हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, अगर सब्लिमेशन क्या है, लिक्विड सॉरी सॉलिड को डायरेक्टली इवेपोरेट करना या सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एक मोल सॉलिड को अगर डायरेक्टली आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या जितनी एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। और इस केस में इन जनरल एनर्जी रिक्वायर्ड ही होती है, ठीक है, ये आपको एनर्जी देती नहीं है, तो चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन मतलब होता है मेल्टिंग। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी 1 किलोग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, एनीथिंग, एक यूनिट सॉलिड को, यूनिट में किलोग्राम और मोल दोनों आते हैं ना, तो 1 यूनिट ऑफ सॉलिड को हम डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। बचपन की पढ़ी बातें बस अभी याद दिला रही हूँ आपको, पता है ये, घर बैठ के पढ़ लेना अगर जिसको नहीं भी पता है तो, 2 सेकंड लगेगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हीट ऑफ सॉल्वेशन की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड को सॉल्व कंप्लीटली सॉल्युबल होने में या डिसॉल्व होने में, सॉल्व होने का मतलब समझो, जैसे मान लो NaCl, ठीक है, तो NaCl Na प्लस Cl माइन Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट तो होता है, पर डिसॉल्व होने का मतलब है कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अब कोई भी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम ना करे, ठीक है। तो डिसॉल्व होना या सॉल्युबल होना में डिफरेंस, सॉल्व हो जाने का मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम, क्लियर है, यस मैम ठीक है, लिख के कहीं रख लेना, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपकी राइटिंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन, क्लियर है। किसी भी बॉन्ड को मान लो आपने PCl3 ले लिया, अब PCl3 के 1 मोल के अंदर कितना, 1 मोल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, तो आपको पूरे 1 मोल कंपाउंड नहीं लेने पड़ेंगे। यस दिया, एक पानी की जगह को
एक बॉन्ड मतलब 1 मोल बॉन्ड मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड, ठीक है, 332, ठीक है, क्लियर है। और इम्पोर्टेंट ये है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड। ओह खत्म हुआ, नहीं यार, चलो आ जाओ हेस्ट लॉ के ऊपर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना मैम? सारे कंपाउंड नहीं बच्चे, सारे कंपाउंड डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि सारे कंपाउंड अगर डिसॉल्व की हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में हो। जैसे जैसे कि कुछ कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, या बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो डिसॉल्व होने का प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉल्वेंट में जो है उसको डाल रहे हैं। और सबसे मस्त बात यह है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब तो आप इस लाइन को समझ सकते, लाइक डिसॉल्व। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है, ठीक है, कोई पोलर कंपाउंड हमने लिया जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसको आप पोलर सॉल्वेंट के डिसॉल्व कर सकते हैं, वो नॉन पोलर में डिसॉल्व। अगर आपने उठाया सोडियम क्लोराइड को और डाल दिया बेंजीन, आपका सॉल्ट नहीं घुलेगा, नीचे जाके जैसे सैंड वाटर के अंदर नीचे जाके बैठ जाता है ना, वैसे ही सॉल्ट बेंजीन जाके बैठ। क्लियर है? वो आपको वाटर में सॉल्ट घुलता हुआ दिखता है तो मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट हर जगह घुल जाएगा। मैम इसका मतलब होता है तो मैम नॉन पोलर का एग्जांपल मैं ही सब कुछ बताऊं, तुम बताओ। पता नहीं तो पता, मैंने पोलर नॉन पोलर नहीं सिखाया आपको बच्चा। ये कह दो मैंने नहीं सिखाया तो मैं बोल दूंगी कि आपको एग्जांपल बता दूं। नहीं सिखाया है क्या? हम कहाँ से खाया मैम ऑक्सीजन होता है ना। क्या गजब नालायक बच्चे भाई, क्या गजब कह रहे हैं नहीं सिखाया है। हम कब से खाया आपने? जाई ए और अगर जाई बी बराबर हो जाएंगे, जाई ए जाई बी बराबर हो जाएंगे तो ऐसे केस में नॉन पोलर बॉन्ड्स नहीं बनते हैं क्या? बनते अगर जाई ए बहुत ज्यादा हो जाएगा जाई बी से तो ऐसे केस में पोलर आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। यस अगर जाई ए स्लाइटली ज्यादा होगा जाई बी से तो ऐसे केस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यस कसम खा रखे हो हैं? ऑक्सीजन ठीक है इधर देखो, अब हेश लॉ पे आते हैं, ठीक है। ये मिटानी है, ये मिटा दूं मैं या नहीं? नहीं नहीं डोंट वेट फटाफट लिखो फटाफट लिखो, टाइम नहीं है आज खत्म करना है इसको, मैं बता रही हूँ, चाहे एक्स्ट्रा तुमसे आधे घंटे ले लो। मत कर तुम्हारी कॉपी में रहेगी, उस पेज में है, चिंता मत करो। अब आओ हेस्ट लॉ की बात करते हैं। हेस्ट लॉ के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला समझो। अगर मान लो ये तुम हो, तुम्हारा घर है मतलब ए, और तुम्हारा स्कूल है कहीं, अभी तुम स्कूल नहीं हो ना, कोई ऐसा तो नहीं जो जूनियर कॉलेज में पढ़ने लग रहा है, कुछ जगहों पे जूनियर कॉलेज भी कहते हैं ना। मैम बट अभी प्रेजेंट टाइम में हाँ ठीक है। घर पे ए ये आपका होम है और ये आपका, इन जनरल ऐसा नहीं होता हमारी हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं होता, पर केमिकल की लाइफ में क्या होता है, अगर ए से बी तक क्यों जा रहा है केमिकल, मतलब कोई सीधा रिएक्शन करके ए से बी में जा रहा है, या ए से बी में जाने में यूं जा, या क्यों जा रहा है, या पता नहीं दुनिया भर पूरा भ्रमण करके भी, मतलब पाथ ए हुआ, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, किसी भी रास्ते से ए मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट हुआ और बी प्रोडक्ट, रिएक्शन किसी भी रास्ते से होके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज विल बी द सेम। ठीक है, मतलब यस ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो जाए, या ए पहले किसी के साथ रिएक्शन करे, फिर उसके बाद किसी और के साथ रिएक्शन करे, किसी और के साथ रिएक्शन करे, किसी और के साथ रिएक्शन करे, फिर अल्टीमेटली बी में कन्वर्ट हो, या एक जो है पहले हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कुछ भी करके, कैसे भी करके, अगर ए से बी में आप लेके जा रहे हो तो चेंज इन एनर्जी विल बी से
जैसे 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 जनरल जनरल देखते हैं हम, जो यहाँ पे लिखा हुआ पिक्चर उसको समझने की कोशिश करो। ए रिएक्टेंट है, डी आपका प्रोडक्ट है, क्या है यहाँ पे मैं बना, ए रिएक्टेंट। कोई ऐसा है जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया हो, थम्स डाउन कर सकता है, कोई इश्यू नहीं, फटाफट। क्या तुम लोग मेरे खिलाफ हड़ताल पे तो नहीं बैठे हो? तो 14 कैसे हो गए हैं? 2 बच्चा और भाग गया। मैम उसको वाह, देखो मेरी गलती है ना, माफ करना मुझे। चलो, ए से मान लो, ए से डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज, जस्ट इमेजिन। ए से पहले बी में आता है तो हो रहा है चेंज डेल्टा एच, बी से सी में जाता है तो डेल्टा एच टू, सी से डी में जाता है डेल्टा एच। क्लियर है? तो हेल्प करो। हम कमेंट बॉक्स में रिपीट ओ ओके, कर है। हाँ देख लिया मैंने, यही हेस लॉ रिपीट करना है बच्चा, वित्तोपन। एक तो आप अपना नाम एक बार माइक ऑन करके प्लीज बोल दो, शर्माओ नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे आपको। हम शर्म तो में आती नहीं। आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, कोई आयुपेशी नाम बता दो जिससे हम बुला लें आपको, तो जो ये नाम समझ में नहीं आया, वित्तोपन कहना है, बिटोपन कहना है, बस इतना बता। बीके, अरे भाई धन्यवाद। हाँ तो भैया बीके ये बताओ, अब मैं आपको क्या समझ में नहीं आया है ये बढ़ाऊं, मैं हेसला आपको दोबारा बताऊं? ओके, हेस लॉ कहता है कि ए कोई रिएक्टेंट है, वो डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ए से डी में कन्वर्जन में हमने मान लो डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट निकला या लगाया, जो भी चेंज जो है वो डेल्टा एच अमाउंट हो, ठीक है। अब हम, ये सिंपल प्रोसेस है ए से डी में कन्वर्जन। दूसरा प्रोसेस हम थोड़ा घुमा के लेके चलेंगे कि पहले ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर, बी कन्वर्ट होगा सी के अंदर, और फिर सी डी में कन्वर्ट हुआ, मतलब गए तो हम ए से डी के पास ही, पर कन्वर्जन थोड़ा अलग अलग रास्ते से होके गए कि ए से बी में आया, बी से सी में, सी से डी में आया। पहले केस में मान लो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 हुई, दूसरे केस में डेल्टा H2 हुई, तीसरी हुआ। तो ऐसे केस में हम सिंपली कह सकते हैं कि जो सीधे रास्ते में एनर्जी चेंज की हमने बात करी ना, वही एनर्जी चेंज इधर भी हुआ है, मतलब डेल्टा H की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H। बोलो समझ में आया? आप बोलो भैया, पीके आ गया? ओके गुड बॉयज, सब गर्ल्स मतलब सारे, हाँ। चलो NaCl के केस में यही यही प्रोसेस जो है हम NaCl में अप्लाई करके, सोडियम क्लोराइड लेके चलो, सोडियम क्लोराइड लेके चलो। एक तरीका हो सकता है कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन यूज करें और सोडियम को सोडियम की स्टेट में रहने दें, क्लोरीन को क्लोरीन के स्टेट में रहने दें और ले जाके सोडियम क्लोराइड बना दें, वहां पे जो एनर्जी निकलेगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, मतलब सोडियम, कलर थोड़ा, सोडियम in case reacting with half mole of chlorine, obviously we need half mole of chlorine ना सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, और ये कन्वर्ट हो रहा है Na, तो क्योंकि 1 मोल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन लगेगा कंप्लीटली वन हीट ऑफ, तो टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा जो है HF लग जाएगा, HF मान लिया हमने। क्लियर है भैया? कर क्या रहे हो कुणाल? नहीं लिख रहे हो? गुड बॉय। इधर देखो, अब एक प्रोसेस तो ये हो सकता है डायरेक्टली हमने करवा दिया, दूसरा प्रोसेस जबकि हम लैटिस एनर्जी लेके चले, लैटिस एनर्जी मतलब गैसियस केटायन और एनायन होना है ना, पहले गैसियस में कन्वर्ट करो, सोडियम को कन्वर्ट करेंगे हम सोडियम गैस में, कि अभी ये सोडियम सॉलिड स्टेट में है और ये क्लोरीन,
Isn't it, बच्चे? It is सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब हमें खर्च करना पड़ेगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। मतलब क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है ना? yes, ma'am. अब ये जो सोडियम गैस है, क्योंकि ये सोडियम गैस है और एक एटम है, तो हम इसका आयनाइजेशन करवा के सोडियम प्लस बना सकते हैं, आयन बना सकते हैं। गैसियस Yes, है ma'am. और इकलौता है, इसके साथ कोई बंधा बंधा नहीं है, तो ऑब्वियसली वी कैन यूज आयनाइजेशन एनर्जी आई, और कन्वर्ट करवा सकते हैं इसको Na प्लस, और वो भी गैसियस फॉर्म। क्या हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये कन्वर्जन करवा सकते हैं? Yes, yes, ma'am. आगे देखो, क्लोरीन के केस में क्लोरीन है हमारे पास, इससे हमें Cl माइनस, वो भी गैसियस स्टेट में चाहिए, तो हम पहले Cl माइनस चाहिए, तो इसका मतलब पहले तो हमें Cl चाहिए, है ना? तभी तो Cl से Cl माइनस बनाएंगे। तो हमें Cl चाहिए, तो हमें Cl2 को Cl में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन, लाइक डेल्टा एच ऑफ, लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन, वो भी कितनी? एक मोल तोड़ने के लिए वन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, तो हाफ के लिए Yes, हाफ ma'am. ऑफ Half. बॉन्ड डिसोसिएशन Half. एनर्जी बनेगा क्या? Chlorine. अब हमें पता है क्लोरीन गैसियस है और इकलौता है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है इस पे, तो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ये हमें एनर्जी देगा, और उस एनर्जी को हम कहेंगे अरे आयनाइजेशन एनर्जी। अरे भैया, क्लोरीन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दे रहो बस, पूरा मकसद ये बता दिया। Eg इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? सोडियम Yes, ma'am. इकलौता है, गैसियस है, उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस, वो भी गैसियस। यहाँ तो कोई डाउट? No, ma'am. अगर मान लो सोडियम आयन गैसियस है, क्लोरीन आयन भी गैसियस है, मतलब क्लोराइड आयन भी गैसियस है, तो ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे, गैसियस केटायन गैसियस एनायन, वो भी वन मोल, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, और इस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, जो कि रिलीज्ड एनर्जी हो। डाउट? No, ma'am. क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। क्लियर है? Yes, ma'am. पक्की बात? तो Yes. क्या हम अकॉर्डिंग टू हिस लॉ, मैम क्या आप मैथ आ रही हैं? देखो यहाँ तक बातें क्लियर है ना? यहाँ तक क्या हुआ है? Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो हम हिस लॉ अप्लाई करते हैं, हिस लॉ अभी हमने पीछे पढ़ा, हिस लॉ हमने क्या पढ़ा था भाई? हाँ, मतलब कि ये सीधे जो हम गए हैं ना, ऐसे गए हैं, ये सीधे रास्ते से हमने जो हीट प्रोड्यूस करा या हीट रिक्वायरमेंट हुई, वो इन सारे रास्तों से जितना हीट निकला उसके बराबर होगी। इसका मतलब वी कैन से हीट ऑफ फॉर्मेशन HF विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब बढ़िया बात यह है कि हमें लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी डायरेक्टली। तो इसके लिए हम हेस लॉ को यूज करके इन सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब को फाइंड आउट करके हम लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, तो बाद में ma'am. कोई ये नहीं पूछेगा ना कि हमने हेस लॉ क्यों पढ़ा और ये क्यों पढ़ा, पक्की बात? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, एक टॉपिक और, ये कुछ चीजें बच्चे सिंपली वही है, क्या पढ़ रहे थे, लैटिस एनर्जी, Yes. है ना। लैटिस एनर्जी किस तरह से किस पे डिपेंड करती है, वो सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हमने जो अभी पीछे पढ़ा ना वही सारी चीजें हैं, एक बार इसको जाके घर पे देख लेना, देखोगे Yes, ma'am. यहाँ तक, यहाँ तक आप यहाँ पे, यहाँ से मैं बताती हूँ। सॉल्युबिलिटी अभी आपने बोला था ना सब जगह सॉल्युबिलिटी होती है या नहीं होती। एक चीज होती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या होती है डाई इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो हम 1/4 पाई प्लस एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं ना, दैट एप्सिलॉन नॉट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या मैं होता इसको है, परमिटिविटी भी बोलता इन आवर सेंस इट्स डाइलेक्ट्रिक। काम क्या होता है ये बताता है कि अगर आपने वाटर के अंदर सोडियम और क्लोराइड का मान लो आयन डाल दिया, डाल तब देख लो तो आप हमें देख सुन रहा हूँ मतलब। क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का आपने आयन डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि वाटर की कैपेसिटी कितनी है सोडियम और क्लोरीन के आयन को दूर करने, मतलब सोडियम आयन प्लस और क्लोराइड आयन दोनों को दूर दूर करने की कैपेसिटी क्या है वाटर की, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जिस भी सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो ज्यादा आयंस को ज्यादा दूर कर सकता है, या आयंस को ज्यादा दूर ज्यादा जल्दी दूर कर सकता है। अब आयंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जल्दी से तो इट मीन्स तेजी से सॉल्युबल हो गए या तेजी से डिसॉल्व हो गए, इजंट इट, है। है ना। तो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर हम देख लेंगे कि ये अगर आपने एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बढ़ाई, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाया तो और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाए, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट वाज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ओके आगे हम हाइड्रेटेड बात करेंगे, और पहली बात तो हाइड्रेटेड रेडियस बनता कैसे वो बात। अब मान लो आपने सोडियम आयन को Na+ को हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है कब घटती है, तो हर एक सॉल्वेंट का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इट मींस वो आयंस को दूर करने के लिए ज्यादा कैपेबल है ना। तो आयंस जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आयन है क्लोराइड आयन है, अगर ये एक दूसरे से ज्यादा तेजी से दूर होंगे या ज्यादा जल्दी दूर होंगे तो इट मींस इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो इट मींस जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उतना सॉल्व है भैया। हम बात कर रहे थे अबाउट हाइड्रेशन, जो भी स्फीयर या फिर हाइड्रेशन रेडिएशन। सोडियम क्लोराइड को हमने डाला वाटर के अंदर, डाला हमने। अब आपको पता है ये एक सोडियम आयन है पॉजिटिव, ये एक क्लोरीन आयन है, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि जो वाटर है मतलब H2O
में क्या हो रहा है, एच एच पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल होता है। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था। अब होगा क्या, अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज सोडियम है, इसके पास आके ऑक्सीजन लग जाएगा। कि कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं बना रहा है तो ढेर सारे ऑक्सीजन लगेंगे। क्लियर है भैया? यस मैम। इतने कि जिससे रिपल्सन ना क्रिएट हो बस। यस, इन सब पे है पार्शियल पार्शियल। क्लियर है? क्लोरीन के केस में यही चीज क्लोरीन के केस में होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो ये इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा। दूसरा हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है वो शो करेगा एक अट्रैक्शन। फिर तीसरा एक हाइड्रोजन और शो करेगा अट्रैक्शन कि दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इजंट इट? कुछ इस तरह से सॉल्युबिलिटी होती है। क्लियर? हम मुझे काफी क्लियर, ठीक है। जो लग रहा, अभी आपका सोडियम आयन इतना बड़ा और अभी इसका जो रेडियस है वो इतना बड़ा है, और इसी रेडियस को, जो कि इतना बड़ा सोडियम का रेडियस था, इतना बड़ा अभी रेडियस है, इसी जो बड़े वाले रेडियस है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। क्या कहते हैं भैया? अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रेटेड रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, या किस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड, अगर सोडियम की जगह यहाँ पे लिथियम होता, लिथियम छोड़ो, सोडियम के बजाय हमने लिया मैग्नीशियम, Mg+, चार्ज बढ़ा है ना, चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दो चार्ज आ गया, दो चार्ज आ गया, मतलब अब इस पे ज्यादा ऑक्सीजन अट्रैक्ट होंगे। तीन चार्ज आएगा तो और ज्यादा ऑक्सीजन अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि पहला चीज तो हमने कंक्लूड करा कि मोर चार्ज तो मोर वाटर मॉलिक्यूल, और जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे उतना बड़ा हाइड्रेशन रेडियस बनेगा। क्लियर है? तो मोर चार्ज मतलब लार्ज हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेटेड। पहली चीज वीक। सेकेंड चीज पे आते हैं, मान लो हम लिथियम की बात कर रहे हैं और सोडियम की बात कर रहे हैं, पोटेशियम, सब पे पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव। लिथियम की साइज इतनी बड़ी, एक पॉजिटिव। सोडियम की साइज इतनी बड़ी, एक पॉजिटिव। पोटेशियम की साइज इतनी बड़ी, एक पॉजिटिव। ठीक है? क्लियर है? तो चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, जो कि चार्ज बाय वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा किस में होगा? वाह। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अरे जितना छोटा साइज मतलब जितनी कम डेंसिटी उतना ज्यादा, सॉरी, जितनी कम वॉल्यूम उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी चार्ज की होगी लिथियम, सबसे ज्यादा डेंसिटी चार्ज की लिथियम पे होगी, उसके बाद सोडियम पे होगी। और हाइड्रेटेड रेडिएशन बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चार्ज होने चाहिए। तो चार्ज ज्यादा जगह में एक ही चार्ज बिखरा हुआ है और थोड़े जगह में ढेर सारा एक ही चार्ज है, तो मतलब कि थोड़े जगह में जो ज्यादा घना चार्ज होगा, डेंसिटी मतलब घनत्व तो होता है, और इसको जनरल भाषा में घना भी तुम समझ, घना बहुत बहुत, ऐसा नहीं कहते चीजें बहुत घनी घना है। वॉल्यूम के
हाँ ठीक। तो इसका मतलब लिथियम पे ज्यादा हाइड्रोजन वाटर लगेगा, सोडियम पे उससे कम और पोटेशियम पे उससे भी कम। तो अगर हम हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें तो किसका सबसे बड़ा होगा? अरे जिस पे ज्यादा वाटर लगेगा उसका ही ना भैया। यस मैम। तो लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा, लिथियम का सोडियम, लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा, फिर Na प्लस, फिर तो इट मीन्स वी कैन से मोर चार्ज। सेकेंड चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, मोर चार्ज डेंसिटी और विल बी हाइड्रेटेड रेडियस, इजंट इट? लिख रहे हो सब लोग? बहुत मारेंगे। और सेकेंड पॉइंट को हम यूं भी लिख सकते हैं कि साइज अगर घटेगी तो हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा। डेंसिटी, है ना? अभी बोल रही है वही तो। कौन सा बटर यूज कर? तो मैम घर का बनाया। देख लिया। देखो यही सब, ये देखो बच्चे, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रेटिंग, 5 मिनट है अपने पास बहुत टाइम, आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए कि उधर देखो, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रेशन रेडियस बढ़ेगा और साइज बढ़ेगी, है ना? क्लियर है? यस मैम। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज बाई साइज या चार्ज बाई वॉल्यूम हम कह सकते हैं। अब जो अच्छी चीज है वो जानने की ये है कि अगर हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएगा, मतलब किसी सोडियम के साथ ढेर सारा वाटर लग गया या लिथियम के साथ ढेर सारा वाटर लग गया, सोडियम के साथ कम वाटर लगा, तो जिसके साथ ढेर सारा वाटर लग गया उसकी मोबिलिटी स्लो हो जाएगी, मतलब वो उसका जो नेचर है एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का वो स्लो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा मैम। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे आयोनिक मोबिलिटी की, IM लिख देते हैं, टाइम बचेगा, आयोनिक मोबिलिटी की, तो लिथियम की आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा चार्जेस लगे हुए हैं। फिर आएगी सोडियम की, फिर आएगी पोटेशियम। तो हम एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि आयोनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। साइज जितनी छोटी उतना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस की चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, और जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस उतना ही कम आयोनिक मोबिलिटी। अब आयोनिक मोबिलिटी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इसके भी कर सकते हैं चार्ज के, कि ज़्यादा चार्ज रहेगा तो इसके केस में हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएगा और आयनिक मोबिलिटी। क्या भैया सिमिलर है, वही चीज़ जो हमने ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर आपको बताते सोडियम सबका या फ्लोरीन फ्लोरीन इन सबका, तो वो आप खुद से, और आयनिक ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी आप खुद से कर लोगे क्या? नहीं होता क्या? आयन का मोबाइल होना मतलब चलना, ना तेजी से चलेगा वो सॉलिड या धीमे। यस कुणाल, हाँ क्या भैया? मैम इसको मोबिलिटी की जगह मोटेलिटी भी तो बोल सकते हैं। तो मैम आयोनिक टर्म में यूज करते हैं। बायोलॉजी, यस मैम। बायोलॉजी में एकदम जीरो हूँ, बता दूं मैं, एकदम एकदम सिंपल एग्जांपल बता दूं, जिंदगी में जब मैंने पैरामीशियम जब 6 8 9 में शायद था ना, पैरामीशियम का चैप्टर खोलती थी, यू चैप्टर खोलती यूं मेरे ईचिंग शुरू होती, इतनी ज्यादा
जो भी जब भी मैंने पढ़ा मेरे को याद भी नहीं है। जैसे मैंने चैप्टर खोला मेरे को ऐसे इचिंग होने लग जाती, मैं कॉपी बंद करके बायोलॉजी की रखती थी, है ना। मैम बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ता है क्या होता है, पसंद है वो पढ़ो। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैम बाय मैम, नेक्स्ट हफ्ते क्या होगा मैम? हफ्ते बता दो। अभी तो कल रिवीजन क्लास चलेगी ना, रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। और जो भी आपका WPS का क्वेश्चन है, वैसे आपका WPS का क्वेश्चन क्या था भैया, किस टॉपिक से? मैम वो एक ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का था, तो मैम उसमें ऑप्शन गलत दे रखा था। उसमें A B और C तीनों आ रहे थे, लेकिन उसमें आंसर A और C दे। अच्छा ओके, ओके बाय बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय बाय।